टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज लाइट। लाइट हम फिजिक्स में ऑप्टिक्स ब्रांच में पढ़ते हैं एंड इन ऑप्टिक्स वी विल डिस्कस द फिनोमेना ऑफ लाइट। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज लाइट। एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। आप एक रूम में हैं, आप अपने आसपास क्या देख पा रहे हैं? अभी आप कहेंगे कि आप सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। अब सेम एक्सपेरिमेंट आप एक डार्क रूम में कीजिए जहाँ सारी लाइट्स ऑफ है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि बाहर सनलाइट हो, सारी लाइट्स नाइट में कीजिए एक्सपेरिमेंट। अब देखिए आप क्या देख पा रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, बट वाई? कि आप डे में सारी चीज़ें देख पा रहे हैं बट नाइट में आप वही चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं। सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट की हेल्प से ही हम सारे ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं। कैसे? तो सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्ट है। अब हम इस सेल को कैसे देख पा रहे हैं? तो हमने एक सोर्स लिया, लाइट सोर्स, एक बल्ब हो, सोर्स सनलाइट भी हो सकती है, सनलाइट भी एक सोर्स का वर्क कर रही है। तो ये सोर्स लाइट उस ऑब्जेक्ट में जाएगी, देन ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हम लोग की आईज तक के पहुंचेगी, देन हम उस ऑब्जेक्ट को देखने में एबल हो पाएंगे। सो द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। इसके डिफरेंट फिनोमेना है। तो सबसे पहले हम लाइट को डिस्कस करते हैं डिटेल में। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसका एग्जांपल देखते हैं कि आप एक रूम में हैं, बाहर सनलाइट है, रूम में सारे विंडोज वगैरह क्लोज है। सपोज वहाँ एक छोटा सा होल है। आपने हमेशा देखना कि उस होल से लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म आते हुए दिखेगी हमें, कहीं वो आते हुए आके स्कैटर नहीं होगी, एक स्ट्रेट लाइन में। जैसे एक रूम है, रूम का एक होल है, तो देखना आप वो लाइट स्ट्रेट से एक स्ट्रेट लाइन में आते हुए। तो इस फिनोमेना से, इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। ओके, द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट आर इमेजेस बाय मिरर्स, फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो। ये हमने देखा, ये सारे फिनोमेना लाइट से रिलेटेड फिनोमेना हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। Firstly, we will discuss the basically two phenomena which are reflection and refraction of light. तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है? When a ray of light approaches a surface and the light ray bounces back to that surface is called reflection of light. सपोज एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक लाइट आ रही है, उसे स्ट्राइक कर रही है, वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो रही है। ये दूसरे मीडियम में ट्रैवल नहीं करेगी। अगर ये ट्रैवल करी दूसरे मीडियम में तो ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जा रही है तब वो फिनोमेना रिफ्लेक्शन का हो जाएगा। अगर वो दूसरे मीडियम में चले गई तो ये फिर एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन, डिफरेंट फिनोमेनाज आ जाते हैं। बट रिफ्लेक्शन में कंडीशन होती है कि लाइट बाउंस बैक होके उसी मीडियम में वापस ट्रैवल करती है। ओके, so in reflection we will discuss laws of reflection. There are two types of laws. The first law is the angle of incidence is always equal to angle of reflection. So firstly question arises, what is angle of incidence and what is angle of reflection? So the angle formed by incident ray and normal is called angle of incidence. अब question है कि incidence ray क्या है, normal क्या है? So जो ray उस मीडियम में रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ट्रैवल होके आ रही है वो इंसिडेंस रे है, और जो बाउंस बैक होके उस मीडियम में वापस जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, अब नॉर्मल क्या है? तो जहाँ इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से आप एक 90 डिग्री इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ कर लीजिए, इमेजिनरी लाइन। ये इस सरफेस की नॉर्मल है विच ऑलवेज फॉर्म अ 90 डिग्री एंगल। ओके, तो नॉर्मल सरफेस का एंगल 90 डिग्री है। अब है द एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंड द सेकंड लॉ इज द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम plane. So the incidence ray, normal and reflected ray always lie on same plane. Now one question जिसके थ्रू हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन
if angle between incidence ray and reflecting surface is given, which is 30 degree. And now we have to find angle of incidence and angle of reflection. So we have given angle between incidence ray and reflecting surface. We know that angle between normal and the reflecting surface always 90 degree. तो हम देख पा रहे हैं ये एक सप्लीमेंट्री एंगल का ग्रुप फॉर्म कर रहा है, इंसिडेंस रे एंड एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंस रे विच इज 30 डिग्री. तो आई अगर हम देखेंगे तो 30 डिग्री प्लस आई विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंड फ्रॉम दिस वी कैन से दैट आई इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to 60 degree. Now we have to find angle of reflection. और अभी हमने जस्ट पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है अपना कि दोनों एंगल्स ऑलवेज इक्वल होंगे. तो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री. क्लियर? सो दिस वन इज 60 डिग्री एंड ऑल्सो दिस वन इज 60 डिग्री. क्लियर? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर. हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन के हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि कैसे प्लेन मिरर में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैसे इमेज फॉर्म हो रही है. सो फर्स्टली द इमेज ऑब्टेन्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल. प्लेन मिरर का सबसे सिंपल एग्जांपल हम घर में डेली मिरर देखते हैं. आप देखना हम मिरर में हम कहाँ अपनी इमेज देख पा रहे हैं, तो हम इमेज हमेशा इमेज मिरर के अंदर देखते हैं. दैट मीन्स बिहाइंड द मिरर. लेट अस सपोज ये हम खड़े हैं और ये हमारी इमेज है, तो हमेशा इमेज कैसे रहेगी, बिहाइंड द मिरर. एंड द इमेज विच इज बिहाइंड द मिरर इज वर्चुअल. अगर इमेज हम लोग को मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिल रही है तो वो हमेशा रियल इमेज होती है, और जो इमेज हमेशा हमें बैक साइड ऑफ द मिरर बिहाइंड द मिरर मिलती है वो वर्चुअल इमेज होती है. क्लियर? एंड द इमेज इज इरेक्ट. तो अगर इमेज हमें जस्ट लाइक मैं स्टैंडिंग सीधे हूँ और मिरर में मेरी इमेज सीधी आ रही है तो वो हमेशा इरेक्ट होगी. ठीक है, इरेक्ट, उसे हम इरेक्ट कहेंगे. लेकिन मान लो मैं सीधी खड़ी हूँ, ऑब्जेक्ट तो सीधा ही है लेकिन इमेज आपकी उल्टी आ रही है, आपको इन्वर्स दिख रही है, तो इसे हम इन्वर्टेड इमेज कहते हैं. ओके, तो प्लेन मिरर में जब आप प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो हमेशा इमेज आपको इरेक्ट मिलेगी एंड वर्चुअल मिलेगी. द इमेज साइज एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल. ओके, द इमेज साइज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल. मैं जिस साइज की हूँ मैं मिरर में उसी साइज की दिखूंगी, छोटी या बड़ी नहीं दिखने वाली. बाकी हाँ, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव ये आगे हम जो सारे डिस्कस करेंगे उनमें ये इमेज फॉर्मेशन चेंज हो जाता है. लेकिन प्लेन मिरर की बात करें तो इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज बोथ आर ऑलवेज इक्वल. Now the image distance is equal to the object distance. Suppose कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे है, तो जो इमेज हम लोग को मिलेगी वो इमेज भी आपको ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के बिहाइंड 2 मीटर दिखेगी. इसका साइज चेंज नहीं होगा कि आप 2 मीटर में खड़े हैं, मिरर इमेज आपको और पीछे दिख रही है या आगे दिख रही है. सेम डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल. Laterally inverted images are obtained. Laterally inverted that means कि आपने राइट हैंड किया है, आपको इमेज वहाँ पे मिरर में आपको राइट हैंड नहीं दिखेगा, आपको लेफ्ट हैंड. जस्ट लाइक डी आपने सीधा रखा है, आपको मिरर में उल्टा दिखेगा. इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है एम्बुलेंस. आपने एम्बुलेंस में देखा है कि हमेशा एम्बुलेंस सीधा नहीं लिखा रहता, उल्टा लिखा रहता है. ये क्यों? क्योंकि ये उनके कन्वीनियंस के लिए रहता है कि जो आगे बाइक वाले या कार वाले वो अपने साइड रियर व्यू मिरर में देखे तो वो इमेज उन्हें सीधी दिखे. वहाँ उल्टा लिखा रहता है तो उस इमेज में वहाँ पे उनको सीधा दिखेगा. नाउ द स्फेरिकल मिरर्स. प्लेन मिरर हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं स्फेरिकल मिरर. ये क्या चीज़ है? प्लेन तो ठीक है, हमने डेली देखते रहते हैं हम लोग मिरर्स, लेकिन स्फेरिकल क्या है? तो स्फेरिकल एक सबसे पहले एक स्फीयर एज्यूम करो, एक हॉलो स्फीयर. ठीक है, अब आपने इस हॉलो स्फीयर का कोई पार्ट सपोज कट कर दिया, इतना पार्ट ले लिया, कुछ ऐसा हो गया. मान लो इतना पार्ट ले लिया, कुछ ऐसा हो गया. तो हॉलो स्फीयर का एक पार्ट हमने कट करके बाहर निकाल लिया, यही आपके
स्फेरिकल मिरर्स फॉर्म कर रहे हैं, मतलब सारे स्फेरिकल मिरर्स इस हॉलोस्फीयर के पार्ट ही है एक। तो स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विच इज पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर, क्योंकि ये स्फेयर का पार्ट है इसलिए कर्व्ड रहते, प्लेन रहते नहीं है। हाँ, इसी को अगर हमने छोटा सा पार्ट लिया है तो आपको प्लेन दिखेगा, बट अगर हम देखा जाए जनरली बात करें तो स्फेरिकल मिरर कर्व्ड रहते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स, ओके, एंड दे आर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। सो हम सबसे पहले कॉन्केव और कॉन्वेक्स हम लोग इस टॉपिक के बाद डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्केव में इसका शेप कैसा है और कॉन्वेक्स का शेप कैसा है। तो कॉन्केव जिसमें कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग रहेगा एंड बैक साइड उसमें पॉलिश्ड रहेगा, तो ये कॉन्केव हुआ। सिमिलरली कॉन्वेक्स में इसका जो उभरा हुआ पार्ट है, बल्ज्ड वाला, वो पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग रहेगा एंड बैक साइड पॉलिश्ड रहेगा। ठीक है, तो हम टर्म्स देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स की स्टडी में हम कौन कौन सा टर्म्स यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग इन मिरर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स होता है, अब इनमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो हमने सबसे पहले जाना कि ये एक हॉलोस्फीयर के पार्ट है। तो मान लो ये एक मिरर है, उसको एज्यूम करो एक हॉलोस्फीयर, ड्रॉ कर लो एक स्फीयर। ठीक है, अब इस स्फीयर का, जब भी एक स्फीयर का पार्ट है तो उसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा इस हॉलोस्फीयर का। तो इस हॉलोस्फीयर का जो सेंटर था वही इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर? इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसी का सेंटर जो रहेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने देखा कि इस हॉलोस्फीयर का जो सेंटर था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर था एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल, इसके सेंटर एंड कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? इस जो कट वाला पार्ट रहता है इस पार्ट को हम कर्वेचर भी कहते हैं। जो हॉलोस्फीयर का हमने जो कट करके पार्ट निकाला है इसे हम कर्वेचर कहते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इस कर्वेचर से हम कंपेयर कर रहे हैं हर चीज़ को। नाउ द नेक्स्ट वन इज पोल। इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। जो हम कर्वेचर की बात कर रहे हैं ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा, मतलब हम सेंटर के, अब हम इस हॉलोस्फीयर के सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर की। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को हम कहते हैं पोल, जैसे हम P से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो इस इमेज में ये है पोल आपका। Now the principal axis, it is a straight line which is passes through center and pole. ठीक है, सेंटर से पोल को जो एक स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर रही है जिसे हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और कोई भी ऑब्जेक्ट, आगे हम स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन, सारे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस में ही रहेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। In concave mirror, rays of light parallel to principal axis after reflection meet at a point. Suppose एक concave mirror है, सारी रेज पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट में जहाँ मीट करती है वो होता है प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए चेंज होंगे। And in convex mirror, rays of light parallel to the principal axis after reflection get diverged and appears to come. ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये अपीयर हो रही है, कैसे ये हम लोग को मिल रही है, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस का है। तो जिस पॉइंट में ये अपीयर हो रही है, रियल में नहीं मीट कर रही है, रियल में तो ये डाइवर्स हो जाएगी, लेकिन जहाँ अपीयर होगी हम लोग को मीट होते हुए, उस पॉइंट को हम कह रहे हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फोकल लेंथ। सो हमने पढ़ा कि फोकस क्या है। So the distance between focus and pole is known as focal length. So F से P के distance को focal length कह रहे हैं। In spherical mirror, the radius of curvature is twice the focal length. So radius of curvature is twice of focal length, which is this, and focal length is half of radius of curvature. Clear? ये आपका सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड जो फोकल लेंथ है फोकस से पोल का डिस्टेंस फोकल लेंथ,
और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी आर की हाफ हो जाएगी। क्लियर? नाउ we will discuss concave mirrors and convex mirror in details. So firstly we will discuss concave mirror. It is a spherical mirror whose reflecting surface curved inwards. हमने अभी छोटा सा डिस्कशन देख लिया, अब उसको डिटेल में देख रहे हैं कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहेगा, कर्व्ड रहेगा, उसका बैक साइड पॉलिश्ड रहेगा और फ्रंट साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रेज जो भी प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ से रेज आएगी, तो रेज हमेशा कॉन्केव सरफेस पे पड़ेगी इस कर्व्ड वाले सरफेस में और बैक साइड पॉलिश्ड रहेगा। रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट कन्वर्ज। देखिए ये आपका कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। सपोज जो पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस में कन्वर्ज हो जाएगी और इसीलिए इसी प्रॉपर्टी के कारण इस मिरर को हम कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। कॉन्केव मिरर ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट मिरर्स। एंड द नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो कर्व्ड पार्ट है वो पॉलिश्ड रहेगा और जो ये उभरा हुआ भाग उसका बल्ज्ड पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा और यहाँ से रेज जाएगी लाइट रेज। ठीक है, अब कॉन्वेक्स सरफेस में क्या होगा कि लाइट डाइवर्ज हो जाएगी, अब यहाँ पे कन्वर्ज नहीं होगी। मतलब कॉन्केव में हमने पढ़ा था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट कन्वर्ज हो रही है, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होगा, लाइट कन्वर्ज नहीं होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब दूर जाएगी। कन्वर्ज होना है ना सिकुड़ जाना, समीट जाना उस पार्ट में, लेकिन डाइवर्ज है ना वहाँ से और दूर चले जाना, तो लाइट यहाँ से ट्रेवल होके दूर चली जाएगी। ठीक है, सपोज बहुत सारी रेज जा रही है तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, इसलिए इसका सेकंड नेम है डाइवर्जेंट मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो नोन एज डाइवर्जेंट मिरर्स।